वेलकम बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 विषय विज्ञान इकाई 2 में के अंतर्गत पदार्थ एवं पदार्थों के समूह का अध्ययन करेंगे। तो आइए, जैसा कि इस पाठक के शीर्षक से ही दिखता है, पदार्थ क्या है। तो सबसे पहले पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिसमें उनका भार हो या द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरे वो पदार्थ कहलाती हैं। अब है पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? तो वर्गीकरण परिभाषा अगर देखें तो हम पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी भी पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों की किताबें होती हैं। तो क्या बच्चों ये किताबें एक साथ एक ही जगह इकट्ठी रखी जाती हैं? नहीं, पुस्तकालय में विषय के अनुसार किताबों को अलग अलग बांट कर रखा जाता है। उसी किताबों को अलग अलग उनके लक्षणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर बांटने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अब इस वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है? जैसे आपके स्कूल में अनेक तरह के विषय पढ़ाए जाते होंगे और आप हर एक विषय की अलग कॉपी बनाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपको उस विषय को, जब भी किसी एक विषय को पढ़ना हो तो तुरंत आप उस विषय पर की कॉपी में जाएं और आसानी से पढ़ सकें। तो आवश्यकता वर्गीकरण की इसीलिए आती है क्योंकि हम इसका उपयोग आसानी से कर सकें तथा उनके गुणों का जो अध्ययन है वो आसानी से कर सकें। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो पदार्थों के विभिन्न लक्षणों के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम उनकी अवस्थाओं के आधार पर, यानी वो किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है या गैस में है, इसके आधार पर हम उनका भौतिक वर्गीकरण करते हैं। दूसरा आता है रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम 3 तरह के चीज़ों को पढ़ेंगे: तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि भौतिक वर्गीकरण में हम लोग कोई पदार्थ प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन रासायनिक वर्गीकरण का जो आधार है वो किसी भी पदार्थ की रासायनिक संरचना क्या है, वो किन पदार्थों से, किन तत्वों से मिलके बना है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए पहले देखते हैं भौतिकी वर्गीकरण। इसके अंतर्गत हम चीज़ों को वो हमारी प्रकृति में किस अवस्था में उत्पन्न रहती है उसके आधार पर करते हैं। तो पहले हम लोग ठोस, फिर द्रव और लास्ट में गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ये किसी भी द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पदार्थों का वर्गीकरण उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर करेंगे। तो भौतिक अवस्था के आधार पर किसी भी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव और गैस। ये किसी भी द्रव की 3 अवस्थाएं भी हैं। तो ठोस, जैसा कि आप जानते हैं, ठोस का सबसे साधारण उदाहरण ले लीजिए, बर्फ। अब बर्फ जो है ये ठोस है, लेकिन अगर हम पानी की बात करें तो द्रव्य की 3 अवस्था में पाया जाता है। जब वो ठोस है तो वो बर्फ के रूप में है, जब वो पानी है तब वो द्रव की अवस्था में है, और वही पानी जब भाप बन जाता है तो वो गैस की अवस्था में बदल जाता है। तो अब हम देखते हैं कि ठोस के गुण क्या क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसे आपने एक ईंटा लिया होगा, अगर हम एक ईंट की बात मान लें तो एक ईंट कहीं भी रहे, चाहे हम उसको पृथ्वी के किसी भी कोने पे रखें, उस ईंट का आकार नहीं बदलता है और न ही इसका भार या इसका आयतन बदलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी ठोस का आकार और आयतन सदैव निश्चित होता है। बच्चों, अब अगर हम द्रव की बात करें तो आपने देखा होगा, एक गिलास पानी लीजिए, अब उस पानी को किसी और बर्तन में या तो थाली में या कटोरी में डाल दीजिए, तो देखेंगे उस पानी को आप जिस भी बर्तन में डालेंगे
वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। लेकिन क्या वो एक गिलास पानी से ज़्यादा या कम हो सकता है? तो नहीं। यानी कि उस द्रव का आकार तो बदलेगा लेकिन उसका आयतन जो है वो निश्चित ही रहेगा। अब हम बात करते हैं गैस की। तो बच्चों, जैसे कि गैस में आप सभी अपने घरों में देखते होंगे, मम्मी या आपके बड़े जो हैं वो अगरबत्ती जलाते हैं या आप परफ्यूम लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप परफ्यूम लगाते हैं तब तो वो बहुत तेज़ खुशबू देता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी खुशबू कम होती जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और ये ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। उसी तरह जब हम अगरबत्ती जलाते हैं तो किसी एक कोने में जलाएंगे तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। अब इसके दूसरा गुण के बारे में बात करेंगे। तो इनके अणुओं के बीच जो स्थान होता है, जिसे कि हम अंतरा अणुक स्थान कहते हैं, वो बच्चों देखिए, ठोस में आप देख रहे होंगे कि अंतरा अणुक स्थान सबसे कम है। उसके बाद द्रव में देखिए, द्रव के अणु ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर हैं, यानी कि इनके बीच जो बंधन है, जो फोर्स है, वो कम लग रहा है। इनके अणुओं के बीच जो बल है, जिसको हम अंतरा अणुक बल कहते हैं, वो कम है। ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में उससे कम, और गैस में देख रहे हैं आप, गैस अणु के अणु जो है वो अत्यंत दूर दूर बिखरे हुए हैं। तो इनके बीच जो स्थान होता है वो अत्यधिक होता है, और इनके अणुओं के बीच जो बल होता है, जिसे हम अंतरा अणुक बल कहते हैं, वो बहुत ही कम होता है। बच्चों, इस तालिका की मदद से हम ठोस, द्रव और गैसों के गुणों के बारे में आसानी से समझ सकते हैं। तो पहली तालिका में आयतन, दूसरे में आकार, अंतराणुक स्थान और अंतराणुक बल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि लिखा गया है, ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि न तो ये अपना आकार बदल सकता है और न ही इसका आयतन बदल सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में जो स्थान है, यानी कि किसी भी पदार्थ जो कि ठोस है, उनके बीच के अणुओं में जो स्थान है वो बहुत ही कम होता है, और अंतरा अणुक बल जो होता है वो ज़्यादा होता है। अब द्रव में देखते हैं, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार उसका अनिश्चित होता है, क्योंकि किसी भी द्रव को हम जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। अब इनके बीच अणुओं का स्थान ठोस की अपेक्षा में ज़्यादा होता है, यानी कि इसमें बहुत कम स्थान है लेकिन इसमें उससे ज़्यादा है। इनके बीच अंतराणुक बल जो है वो ठोस की तुलना में कम है। उसी तरह गैस में, गैस का बच्चों आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, और इनके बीच जो अंतराणुक स्थान होता है वो अत्यधिक होता है। इनके बीच अंतराणुक स्थान के अत्यधिक होने की वजह से ही न तो इनका आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है, और इनमें अंतराणुक बल बहुत ही कम होता है। तो इस तालिका में आप देख रहे होंगे बच्चों कि अंतराणुक स्थान और अंतराणुक बल में कोई एक विरोधी संबंध दिख रहा है। जैसे कि जब ये बहुत कम है तो ये बहुत ज़्यादा है, ये कम है तो ये ज़्यादा है, और ये जब अत्यधिक है तो ये अत्यंत कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतराणुक स्थान और अंतराणुक बल में जो संबंध होता है वो विरोधी का होता है। जैसे कि जब किसी भी दो अणुओं के बीच में बल बहुत अधिक लगेगा, जब वो एक दूसरे को अपने अत्यधिक बल से आपस में खींचेंगे, एक दूसरे के पास खींचेंगे, तो उनके बीच जाहिर सा है कि स्थान कम हो जाएगा। इस तरह अंतराणुक स्थान और अंतराणुक बल जो है वो विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं। इनका जो गुण होता है वो एक दूसरे के पूरा विपरीत होता है। तो आइए अब हम पदार्थों के वर्गीकरण के दूसरे लक्षण की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जल की घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को बांटा गया है। जो दूसरा लक्षण है जिसके आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं वो है जल में घुलनशीलता के आधार पर। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें जैसे कि चीनी, नमक, नींबू का रस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पानी में आसानी से घुल जाती हैं। परंतु क्या आपने जल में कभी रेत को या बालू को घोल के देखा है? ऐसा करके देखिए तो पाएंगे कि चीनी, नमक, सिरका, नींबू का रस, ये सारी चीज़ें किसी भी जल में आसानी से घुल जाएंगी, परंतु बालू, रेत, कंकड़
ईंटा, पत्थर, ये सारी चीज़ें जो है जल में नहीं घुलेंगी। तो अगर कोई वस्तु, कोई पदार्थ जल में घुल जाता है तो उस पदार्थ को हम घुलनशील पदार्थ कहेंगे, तथा वो पदार्थ जो जल में नहीं घुलते हैं उन्हें हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे लक्षण पे, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि जो पदार्थ है वो हमारा जल से हल्का है या भारी, यानी कि जल के सापेक्ष भार के आधार पर। तो जल के सापेक्ष भार के आधार पर भी हम पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वे जल से हल्के होंगे या फिर जल से भारी होंगे। तो क्या होगा जब वो जल से हल्के होंगे? उदाहरण के लिए सरसों का तेल, मोम इत्यादि। तो बच्चों, जब कोई भी पदार्थ जल से हल्का होगा तो वो पानी की सतह पर तैरेगा, और जो पदार्थ जल से भारी होगा वो पानी में डूब जाएगा। उदाहरण के लिए कांच, लोहा, लकड़ी इत्यादि चीज़ें जो है वो जल में डूब जाएंगी, और सरसों का तेल, मोम, केरोसिन ऑयल ये जो है वो जल के ऊपर सतह पर तैरती रहेंगी। बच्चों, अब हमारा जो अगला लक्षण है या गुण है वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता के आधार पर हम पदार्थों को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला है पारदर्शी, दूसरा पारभासी या अर्धपारदर्शी, तीसरा है अपारदर्शी। इन शब्दों के अर्थ को ही समझेंगे तो जान जाएंगे हम। जैसा कि पारदर्शी यानी कि किसी भी पदार्थ के आर पार से हमें आसानी से दिखाई दे सके, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम स्वच्छ जल को लें तो हम इस जल के आर पार की चीज़ों को भी देख सकते हैं। जल, कांच ये जो है पारदर्शी के उदाहरण हैं। दूसरा आता है पारभासी या अर्धपारदर्शी। तो वे पदार्थ जिनके आर पार हमें कठिनाई से दिखाई देता है या आधा अधूरा दिखाई देता है उसको अर्धपारदर्शी या पारभासी कहते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा तेल लगे हुए कागज़ या ऐसा कांच जिसके एक तरफ पेंट हुआ हो, तो उससे हमें चीज़ों को देखने में मुश्किल आती है। तीसरा है अपारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार किसी भी वस्तु को ना देखा जा सके, वो होता है अपारदर्शी। जैसे लकड़ी, कागज, दीवार इत्यादि चीज़ें हैं। तो पारदर्शिता के आधार पर भी हम पदार्थों को तीन भागों में बांट सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले गुण के लक्षण के आधार पर। तो हमारा अगला लक्षण है कठोरता के आधार पर। अब हम देखते हैं अपने अगले लक्षण के आधार पर। तो हमारा अगला है वो कठोरता के आधार पर, यानी पदार्थों को उनकी कठोरता के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया। तो कठोरता के आधार पर भी किसी भी पदार्थ को दो तरह से बांट सकते हैं, या तो वो कठोर होगा या वो मुलायम होगा। तो कठोर होगा तब क्या होगा? कठोर होगा तो वो उन चीज़ों को काटने में बहुत ही मुश्किल आएगी, तथा जो मुलायम चीज़ें होंगी वो आसानी से किसी चाकू से या किसी धारदार हथियार से कट जाएंगे। तो कठोर पदार्थों के उदाहरण जैसे कांच, लकड़ी और धातुएं। धातुएं जो होती है वो मुख्यतः कठोर होती है। मुलायम पदार्थों में जैसे रबर, ऊन, स्पंज वो होते हैं जिनसे वाहनों के सीटों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला लक्षण। अगला लक्षण है किसी भी पदार्थ के चुंबकीय गुण के आधार पर उनको कैसे वर्गीकृत किया गया है, यानी कि चुंबकीय गुण के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो चुंबकीय गुणों के आधार पर किसी पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो चुंबकीय होंगे या अचुंबकीय। अगर कोई पदार्थ चुंबक के साथ आकर्षित हो जाता है तो उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट। जो पदार्थ चुंबक के प्रति कोई प्रतिक्रिया न दे, यानी कि वो चुंबक के प्रति अपना कोई गुण प्रकट ना करे और चुंबक के प्रति आकर्षित ना हो, तो उसको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लकड़ी, रेत, मिट्टी इत्यादि। तो बच्चों, इस पार्ट 1 में हमने पदार्थों का वर्गीकरण देखा, उनके विभिन्न भौतिक लक्षणों के आधार पर हमने पदार्थों का वर्गीकरण देखा। अब हमने अपने वीडियो के दूसरे पार्ट में पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में जानेंगे। थैंक यू।